में आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और नहीं भी कर रहे हो तो आप लोग करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो है 3 महीना बचा हुआ है। आप लोग पूरा जोर जान लगा दीजिए, ठीक है। आप लोग मेहनत करेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है। इसमें दोस्तों हम 8 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 8 क्वेश्चन बताएंगे और 8 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो उसमें से आप समझ लीजिए कि बायोलॉजी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपसे इस 8 क्वेश्चन में से पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि वो 8 क्वेश्चन मैं वही लेकर आया हूँ जो कि आपको मैं बता दूँ, ये 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लेना और अगर आप पहले तैयार करे हैं इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग जानते होंगे हमें कितना तैयारी हुआ है, हमारा कितना तैयारी नहीं हुआ है ना। तो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद आपका हिंदी हो गया, सभी सब्जेक्ट आपको तैयार करना है ना। तो ये हमारा बायोलॉजी है दोस्तों। अब बायोलॉजी में देखिए हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि संक्रमण रोग किसे कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछ सकता है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जिसमें आपको बता दूं मैं, उसमें 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ ताकि आप लोग समझते रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त असंक्रमण रोग, ठीक है। संक्रमण रोग, असंक्रमण रोग में से अगर कोई पूछेगा तो एक पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मलेरिया किसे होती है, मलेरिया के लक्षण क्या होता है, मलेरिया के बारे में आपको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मलेरिया कैसे होती है शरीर में, मलेरिया मच्छर काटने से मलेरिया कैसे फैलती है, तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में अगर टिप्पणी पूछ लेगा तो आप लोग उसको मलेरिया के बारे में पूरी टिप्पणी को लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायोगैस क्या होता है, बायोगैस पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि बायोगैस का परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो आपको बायोगैस के बारे में ही पढ़ लेना है, बायोगैस के बारे में समझ लेना है, ठीक है। इसको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, ये क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊँगा। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज में आपका परिभाषा पूछ सकता है या टिप्पणी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह ही आता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वायुतमल क्या होता है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है वायुतमल। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है, इसको भी आप लोग सीख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम यही 8 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और हो सके तो जितना आपको फ्रेंड है सभी के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है, इसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। वीडियो को लाइक नहीं किए हो अभी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूँ इस समय, क्योंकि आपकी तैयारी जो है इस समय बढ़िया हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर जो है नज़दीक आ गया है, आप लोग खामोश होकर सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको परीक्षा 3 महीना बचा हुआ है। अब 3 महीने में आप क्या क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 महीने में क्वेश्चन तैयार करते रहिए, याद करते रहिए, जो पढ़े हैं जो याद किए हैं उसको रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है दोस्त। अगर कोई दिक्कत होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि सर हमें ये प्रॉब्लम, अभी तक मैं इस विषय का तैयारी नहीं कर पाया, इस विषय पर वीडियो बना दीजिए, इसका कैसे तैयारी करें, तो मैं बना दूंगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है संक्रमण रोग, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा क्या है, संक्रमण रोग तथा असंक्रमण रोग, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर हेडिंग डालना होगा क्या, संक्रमण रोग। उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना होगा आपको कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है, मतलब संचरित का मतलब फैल जाता है, आसानी से संचरित हो जाता है, उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए एड्स हो गया, HIV हो गया, ठीक है। और जैसे अगर एक हम छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे भी देखो कोरोना वायरस का जब समय आया था तो उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो क्या होता है, आसानी से संचरित हो जाता था, है ना। तो अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता था, वो उसके रोग जो होता था उसको फैल जाता था, है ना। तो यही होता है कि हमारा क्या होता है, इसे हम संक्रमण रोग कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण रोग क्या होता है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं, उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं, ठीक। तो इतना आपको पता हो गया होगा कि जो कोरोना वायरस था, छोटा सा एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप, तो पूरे बढ़िया तरीके समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त असंक्रमण रोग, ये क्या होता है। देखिए वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित नहीं हो पाते, असंक्रमण रोग कहलाते हैं। मतलब ये रोग वो रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित नहीं होता है। मतलब एक व्यक्ति के रोग अगर पकड़ा हुआ है, कोई भी रोग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैंसर,
बात की जाए ना, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कैंसर। अब कैंसर होता है, जैसे आपको कैंसर हो गया तो कैंसर आपको हो गया तो मुझे नहीं होगा, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, मतलब एक लोग से दूसरे लोग में फैल नहीं सकती। ये कैंसर अगर आपको होगा तो हमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो कोरोना वायरस हुआ है, यहाँ पर देखिए एड्स हो गया, HIV हो गया, ये सब क्या होगा कि आपके अगर शरीर में हुआ तो उसके क्या होगा, हम में भी फैल जाएगा। अगर आपसे थोड़े टचिंग किए या फिर अगर थोड़ा लगा हुआ है ना, तो वो क्या होता है कि फैल जाता है, संचरित हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा संक्रमण रोग, ये होता है असंक्रमण रोग। इसको आप लोग अच्छे से पता हो गया होगा। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि संक्रमण रोग की परिभाषा लिखिए, या पूछ लेगा कि संक्रमण रोग को समझाइए, तो परीक्षा दोस्तों, एग्जाम में जो परीक्षा होता है वो क्वेश्चन जो होता है ना, वो कई तरीके से पूछ लिया जाता है। इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको समझ कर जाना है कि अगर संक्रमण के बारे में पूछा, या अगर संक्रमण के बारे में पूछा कि संक्रमण को समझाइए, ठीक है, अगर आपको ये पूछ लिया कि संक्रमण तथा असंक्रमण रोग को परिभाषित कीजिए, है ना, तो आपको दोनों लिखना होगा, संक्रमण रोग असंक्रमण रोग दोनों लिखना होगा। अगर आपसे इस तरह पूछ लिया कि संक्रमण रोग तथा असंक्रमण रोग को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो आपको दोनों लिखना होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है मलेरिया। अब आपको इसमें हम बताएंगे मलेरिया कैसे फैलता है, कैसे बुखार होता है इसमें, और कैसा इसका लक्षण होता है। सारा चीज़ इसमें आप लोग समझना है, क्योंकि आप लोग समझे रहोगे कि मलेरिया के बारे में, तब आप लोग बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर भाई किसी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज रहेगा ना, तो उसको आप अच्छी तरीके से अपने हिसाब से लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए कि वे रोग जो मानव जाति के लिए एक समस्या बना रहता है, वे रोग जो एक मानव जाति के लिए एक समस्या बना रहता है, उसमें क्या कहते हैं, मलेरिया। यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व में लाखों व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। मतलब इस धरती पे बहुत लोग ऐसे हैं जो इस मलेरिया बुखार से पीड़ित रहते हैं, है ना, पीड़ित होते हैं, और कितने ही मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। मतलब कितने की भी मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। बहुत लोग होते हैं, बहुत रोग ऐसे होते हैं मलेरिया का कि ज़्यादा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उसकी जो ताकत होती है वो जीत जाता है मलेरिया, तो क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है उस आदमी की। ठीक है, ये होता है हमारा कि मलेरिया कैसे फैलता है। यहाँ पर देखिए वह रोग जो मानव जाति के लिए समस्या बना रहता है। प्रत्येक वर्ष विश्व में लाखों व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कि रोग पीड़ित रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पर देखिए तो मलेरिया बुखार एक कोशिका प्रोटोजोन परजीवी प्लाज्मेडियम द्वारा होता है। इसमें कपकपी एवं ठंड लगने के साथ तेज बुखार चढ़ता है। मतलब अगर मलेरिया आपको है तो इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें ये लक्षण दिखता है कि इसमें कपकी एवं ठंडा लगने लगता है। ठीक है, बुखार जब तेज चढ़ता है ना, तो फिर आपको ठंडी लगने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय रहेगा फिर भी आपको ठंड लगेगा। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पर देखिए संक्रमण क्या होता है इसका, मादा एनफ्लीज। यहाँ पर देखिए संक्रमण, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उष्ण कटिबंधित एवं उपोषण कटिबंधीय प्रदेशों तथा दलदली इलाकों में मच्छर बहुत अधिक होते हैं। मतलब देखिए एक हमारा मच्छर होता है जिसका नाम है कि एनफ्लीज मच्छर। ठीक है, एनफ्लीज मच्छर के काटने से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब अगर आपको मलेरिया हुआ है किस मच्छर काटने से, एनफ्लीज मच्छर के काटने से अगर आपको मलेरिया हुआ है तो हमें भी मलेरिया हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी बंदा जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कनेक्ट करेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। लेकिन उस सब मच्छर काटने से नहीं, वो मच्छर का नाम है जिसका नाम है एनफ्लीज मच्छर। अगर ये मच्छर काट लिया तब जाकर आपको मलेरिया हुआ, तब आपको अगर रोग हुआ है तो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा देखिए यहाँ पर रोग एवं उपचार। यहाँ पर देखिए रोकथाम एवं उपचार। DDT के छिड़काव से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छर के लार्वा जो होता है वो तालाब पानी के तैरते रहता है। जो तालाब में पानी होता है ना उसमें तैरता है, तब जाकर वो बोलते हैं ना कि यार मच्छर जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पर पुराना पानी रहता है, गाढ़े में हो गया, कहीं तालाब में हो गया, है ना, तो वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं ना, तो उनका जो लार्वा होता है ना वो तालाब के पानियों में तैरता रहता है, तो उसमें से क्या होते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोकथाम एवं उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि DDT के छिड़काव, एक हमारी दवा आती है, ठीक है, मेडिकल पे आप जाओगे मिल जाएगा कि DDT के छिड़काव से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर किसी पुराना गाढ़ा हो या कोई भी अगर नदी नाला हो पुराना जिसमें पुराना पानी इकट्ठा हुआ हो, उसका मतलब उसका बहाव नहीं हो रहा पानी का, जैसे गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उसमें पानी क्या होता है, उसमें पानी ठप रहता है ना,
तो उसमें क्या होता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि DDT की छिड़काव कर देना है। एक दवा आती है, इसको आप छिड़काव कर देंगे तो उसमें जो मच्छर के लार्वा जो फैलते हैं ना, वो लार्वा उसमें मर जाएंगे, तो मच्छर भी पैदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके घर के अगल बगल है गाढ़ा तो उसमें आप लोग किसी चीज़ का छिड़काव कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उसमें गंदगी नहीं होगी, और गंदगी भी होगी तो उसमें अगर दवा का छिड़काव कर देंगे आप तो उसमें मच्छर जो होगा मर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझे रहेंगे तो आप लोग अच्छे से परीक्षा में लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया था कि बायोगैस क्या होता है। इसको भी आपको समझना है। बायोगैस के बारे में टिप्पणी ही पूछ सकता है, इसके बारे में परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे इस तरह पूछ सकता है कि बायोगैस पर टिप्पणी लिखिए, आपसे इस तरह पूछ सकेगा कि बायोगैस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है। और आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि बायोगैस क्या है, बायोगैस को निम्नलिखित, है ना, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं, बस घबराना मत, समझ लेना। ठीक है, देखिए, मनुष्य तथा पशुओं के विभेद कार्यों से उत्पन्न उत्सर्जित जैव भारों से भी जो ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य तथा पशुओं के, ठीक है, मनुष्य हो या पशु भी कोई हो, उसके विभेद कार्यों से उत्पन्न उत्सर्जित जैव भारी से भी जैव ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में किया जाता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या होता है, बायोगैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये क्या होता है। देखिए, वाहित मल आपका हेडिंग है, वाहित मल। ठीक है, अगर आपसे वाहित मल के बारे में पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव। यहाँ पर देखिए कि प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। वाहित मल के बारे में पूछेगा तो इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें आपको बना कर नहीं लिखना पड़ेगा, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि वाहित मल क्या होता है। ठीक, मानव कल्याण से सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, देखिए कि वाहित मल सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांश रोग जानकी होते हैं। ठीक है, जिससे हम अधिक रोग पाए जाते हैं। समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए, जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं कि एक जीव के DNA को काट कर उसमें ऐसे लक्षण वाला DNA का टुकड़ा जोड़ना जो मूल रूप से उस जीव में नहीं पाया जाता हो, जीनी अभियांत्रिकी कहा जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि दोस्त, एक जीव के DNA को काट कर उसमें ऐसे लक्षण वाला DNA का टुकड़ा जोड़ना है जो मूल रूप से उसमें उस जीव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा जीव है जिसमें उसमें ऐसा DNA डालना है जिसमें मूल रूप से मतलब उसमें मतलब कोई दिक्कत पाया नहीं जाता है। समझ रहे हो, यहाँ पर देखिए नहीं पाया जाता है कि जीनी अभियांत्रिकी कहा जाता है, इसे हम जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। इतना आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है या आगे आप इसमें ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, DNA को काट कर पुनः जोड़ने के कारण पुनः संयोजित DNA प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। ठीक है, PCR तथा DNA लाइगेज। यहाँ पर देखिए कि PCR की खोज 1983 में कैरियर मोलिड नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो PCR था, PCR लाइगेज, PCR DNA लाइगेज, PCR की खोज 1983 में कैरियर मोलिड नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन प्रतियों के निर्माण के लिए एक स्वचालित तथा कम समय लेने वाली क्रिया PCR कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देखें, PCR तथा DNA की अनेकों प्रतियां की जाती है। यहाँ पर देखिए कि PCR द्वारा DNA तकनीक में रिफ्लेक्शन का बार बार दोहराया जाता है। तो आपको PCR के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गया प्लाज्मिड क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, प्लाज्मिड के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। इनमें स्वयं दृढ़गुणन की क्षमता पाई जाती है। यह प्राय सभी जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरिया फ्यूजीफिक्सियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है,
ब्यूफीफेक्सियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। प्लाज्मिड के बारे में अगर आपको पूछ लिया तो आप लोग को इतना लिखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख के बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको बताया, और इस सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको इसमें से 8 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको लिखने को मिलेगा परीक्षा में। समझ लो, मैं पूरी गारंटी बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको याद करिए ना करिए, लेकिन मैं कहूँगा दोस्त याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। इसमें अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप समझ लो फेल तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं वो टिप्स बताऊंगा कि आप पास हो जाएंगे, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक है, तो आप लोग पास तो हो जाओगे, क्योंकि नंबर कम आएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे। लेकिन आप लोग नंबर कम लाओगे, अगर पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो नंबर कम आएगा, पास तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ परीक्षा आने पर कि आप लोग पढ़ा कर लिख कर आओगे ना, फिर भी पास हो जाओगे, समझ लो। बाकी दोस्तों, चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े आइए। बाकी अपने मित्र के पास, दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, चैनल हमारे नए सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।